जब बात साहित्य की आती है, जब बात समाज की आती है, जब बात शिक्षा की आती है, तो आपके जहन में कई बातें आती है। आज साहित्य को एक बाजार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो साहित्य को सच में साहित्य के रूप में ही आज हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। हमारे साथ हैं रमेश चंद्र सर। सबसे पहले तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर का परिचय आप सभी जानते होंगे। अगर आप भिखना पहाड़ी, रुकना नहीं राधिका और अभी हाल में सर की आई चर्चित किताब पारसमणि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में साहित्य से अनभिज्ञ हैं। आप ज़रूर जाइए, आप किताब को लपक लीजिए, पढ़ डालिए। सर, बहुत ज़्यादा मैं भूमिका बिना बांधे बस डायरेक्ट बात करता हूँ कि आप बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में एक अधिकारी के पद पे हैं। उसके एक लंबा समय और भी आपका संघर्ष कर रहा है। उसमें एक कॉपी कलम कहाँ से आ गया? जी, ये जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक सामाजिकता तो काम करती ही है। वातावरण हमें प्रेरित करता है, हम अनुभूति करते हैं। तो कुछ लोग इसको प्रस्तुत करने के चाह में होते हैं, चाहते हैं कि हम प्रस्तुत कर दें, हमसे भी बात दूसरों तक जाए, और कुछ लोग सिर्फ अनुभूति करके रह जाते हैं। तो जिनके पास प्रस्तुति कौशल होता है वो साहित्य सृजन करने लगते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास वगैरह वगैरह बहुत सारी विधाओं में। तो समाज की ही देन है साहित्य का बनना। जिस तरह का साहित्य, जिस तरह का समाज होता है उस तरह से साहित्य बनता है, साहित्य की रचना होती है। तो मैं जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, जिस वातावरण में मैं रहा हूँ, वो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी रही है, निर्जन प्रांत रहा है, शिक्षा वगैरह की बहुत कम उपलब्धता रही है। तो वहाँ से निकल करके थोड़ी बहुत जैसे समाज के अच्छे लोगों के सहयोग, गुरुजनों की कृपा, स्कूलों की शिक्षा मिलती गई, आदमी की सोच बढ़ती गई। धीरे धीरे महसूस हुआ कि अगर हम थोड़ा बहुत कामयाब हो सकते हैं और एक सरकारी राजपत्रित पदाधिकारी की सेवा पा सकते हैं तो हमारा ये धर्म बनता है कि समाज के पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग जो आज भी मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए हैं या पहुंचे भी हैं तो उनके पहुंचने का प्रतिशत कम है, उन लोगों को इस मुख्य धारा में लाया जाए। और मैं महसूस करता हूं कि बिहार सरकार में ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो लाभकारी हैं, कल्याणकारी हैं, और आज की तिथि में लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनजान हैं अवेयरनेस की कमी से। जैसे एक छोटी सी बालिका अगर आज जन्म लेती है और ग्रेजुएशन तक अगर वो पढ़ती है तो उस बालिका के अध्ययन पर 1 रुपया उसके माँ बाप का खर्च नहीं पड़ता है। तो आखिर जब निःशुल्क शिक्षा है, ग्रेजुएशन तक, स्नातक की शिक्षा वह निःशुल्क ले सकती है, सारी सुविधाएं बिहार सरकार उसको दे रही है, तो क्यों नहीं इस समाज के लोग 100% इस समाज की बालिकाएं ग्रेजुएट हो रही हैं? ग्रेजुएट होने का प्रतिशत कम क्यों है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मिडिल कर लिया, हाई स्कूल कर लिया। अब चूँकि हर पंचायत में हमारे पास +2 स्कूल हो गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो वो भी शिक्षा हो गई, लेकिन ग्रेजुएशन तक की दहलीज तक पहुंचने की जो रफ्तार है वो बहुत कम है। तो हमने महसूस किया जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होंगी तब तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं देंगी और क्लास 1 गजटेड अधिकारी नहीं बनेंगी, या हाई स्कूल में शिक्षिका नहीं बनेंगी, या और भी जो दीगर आयाम है उधर नहीं जाएंगी। तो मैंने जो अनुभूति किया समाज में, मैंने महसूस किया। और पटना में मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ लॉज का मोहल्ला है ना, भिखना पहाड़ी, सुल्तानगंज, ये सब
मरकज है विद्यार्थियों का। मुसलमपुर बाजार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सब्जी बाग से लेकर के सुल्तानगंज खाली लॉजे लॉज है। आप 5 पत्थर उछालिए तो 4 पत्थर विद्यार्थियों पर पड़ते हैं जी। और ये मेरी कहानी का ये हैशटैग है, मैंने लिखा भी है जी। कि भाई ये भिखना पहाड़ी है, संभल कर नहीं चले ना तो भीख मंगा दी। यहाँ पढ़ाकू बेरोजगारों से ही यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। तो भाई क्रेशर कैप्सूल कोर्स के चक्कर में मत पड़ो और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखो, सेल्फ स्टडी करो, माहौल तो ज़रूर बन जाता है। तो जो लॉज में रहने वाले बच्चों को मैंने देखा कैसे माड़ भात खाते हैं, कभी बाय द वे होली दिवाली छठ पर्व वगैरह में भी घर नहीं जाते हैं, रहते हैं अभावों में, छोटे से कमरे में एक चौकी पर 3-3 4-4 आदमी जीवन काटते हैं। तो इनको मोटिवेट करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अगर बाय द वे कामयाबी नहीं मिल रही है तो कामयाब करने के उद्देश्य से मैंने जो ज़िंदगी उन लोगों के साथ जिया, मेरे मकान मालिक के पास भी लॉज है, वहाँ भी दर्जनों बच्चे रहते हैं। जब वो छुट्टी उट्टी में, दीपावली में, ईद में घर नहीं जाते हैं तो हम लोग को बड़ा मलाल होता है कि आज भी ये माड़ भात खाएंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने घर से है ना सेवई बनी है ईद का या होली का पुआ बना है, मिष्ठान बना है, तो उन बच्चों को कम से कम एक दिन तो खिलाएं और उनको 1 लाख मोहब्बत दें, फिल्टर का पानी दें, ठंडा पानी दें। कहीं हमारा भी बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा तो आज हम यहाँ दूसरे के बच्चे के लिए मदद करेंगे, सीढ़ी बनेंगे, तो कहीं हमारे बच्चे के लिए भी समाज का कोई आदमी खड़ा होगा। यही सारी बातें थी, इसलिए हमने भिखना पहाड़ी की रचना की और मुझे खुशी है कि उसको समाज ने हाथों हाथ लिया। समाज के प्रत्येक विद्यार्थी को लगा कि उसकी कहानी है तो मोटिवेट लोग हो रहे हैं। पहली बार मैं भिखना पहाड़ी से ही मैं आपसे परिचित हुआ जी। आपको शायद नहीं पता है कि लाखों ऐसे लोग आपसे परिचित हैं जिन्हें आप परिचित नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेखनी है। और भिखना पहाड़ी की जब मैं पढ़ा तो शायद मैं आपको लिखा भी था कि सर इसमें मैं एक आपकी पाठक नहीं, मैं पात्र बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2014 से 2016 हम लोग यहाँ पर रह करके इंटर की पढ़ाई यहीं से किए हैं, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई हुई। तो जो आप जो लिखे हैं कि कैसे वो इतना छोटा रूम में कोई व्यक्ति जी रहा है, कैसे अपने दुख दर्द को अपने दोस्तों से बांट रहा है, वो सच में वो जो माड़ भात की कहानी है वो सब हम लोग जिए हैं कि भाई ठीक है 4 परवल है, आज 2 परवल बना लेते हैं, फिर शाम में 2 परवल बना लेंगे, 2 परवल पर उसको और अगले दिन के लिए रख देते थे। अब बगल में कहीं पर मैरिज हॉल में शादी विवाह होती थी तो वहाँ चले जाते थे कि अगर मौका मिल जाएगा तो घुस करके आज शाम के खाना ना बनाना पड़ेगा, वो टाइम बच जाएगा ना सर, तो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, वो जिए हैं सर। बहरहाल सर आप मतलब हम लोग तो भिखना पहाड़ी, रुकना नहीं राधिका या पारसमणि के बाद बहुत सारे लोग जानते हैं। जब मैं और भी चीज़ों पे आप पे हम शोध किए तो बाकी चीज़ों के बारे में मुझे बड़ा अजीब लगा। ये प्रीतिया के डोर मतलब बहुत छोटे थे तो इसका जो धुन अभी भी कान में लगता है, गूंजता है। और मैं जब रिसर्च किया तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं उस प्रीतिया का डोर जो कल्पना था, जिन्होंने इसको रचा लिखा बका, वो व्यक्ति सब मिलते जा रहे हैं, कुछ बताइए जी। वो 2000 का दशक था, हम लोग कालिदास रंगालय में एक नाटक कर रहे थे, प्रधान का पोखरा। तो जिला प्रशासन गोपालगंज के तरफ से हम लोग आए हुए थे, नाटक चल रहा था और प्रेक्षागृह में श्री अमित कुमार मिश्रा जो धारावाहिक प्रीतिया के डोर के निर्माता निर्देशक थे, अभिनेता थे, वो भी बैठ कर के हॉल में कालिदास रंगालय में नाटक देख रहे थे। नाटक जब समाप्त हुआ तो इतना अभिभूत हुए कहानी से, मैंने ही लिखी थी कहानी, नाटक मैंने ही सृजित किया था, कि वो नेपथ्य में जब हमारे कलाकार अपना मेकअप वगैरह उतार रहे थे तो ग्रीन रूम में आए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस नाटक के कलाकारों से मिलें और इसके लेखक से मिलें। तो उस समय तो अब सब लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में थे और नाटक की जो नायिका थी, मंच पर झगड़ा वड़ा का एक सीन था जिसमें उसी का पियक्कर लड़का जो है माँ को लाठी मार देता है। तो रिहर्सल तो ऐसे किया गया था कि वो लाठी का सिर्फ एक्शन देना है और हाथ में रुई
में खून रहेगा, वो ललाट में लगा लेगी, रोएगी, कल्पेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। और सचमुच लाठी उसके ललाट पर लग गई और रीना रागनी थी, है ना, और खून बह गया। लेकिन उस लड़की के टैलेंट को देखिए कि इतना चोटिल होने के बावजूद भी उसने उस सीन को किया बड़ी बात। और इंजोर्ड हो गई। तो खैर हम लोग जब मेकअप रूम में गए तो उसका इलाज वगैरह लोकल डॉक्टर से बुलाकर हम लोग करा रहे थे। पट्टी वट्टी लगा, टाँका लगा, उसका 3 ठो टाँका पड़ा था। तो उसमें हमने अमित मिश्रा जी से माफ़ी मांगा, कहा कि मिश्रा जी आप देख रहे हैं थोड़ा हमारे कलाकार चोटिल हैं, तो मेरा एड्रेस ले लीजिए। उस समय 2000 के शुरुआती दशक में वो मोबाइल वगैरह का अभी नहीं था। तो मेरा एड्रेस लिए, उसके बाद 1 महीने बाद वो मेरे घर आए और रात भर रुके और उन्होंने बताया कि मैं प्रीतिया कडोर धारावाहिक का निर्माता निर्देशक हूँ। उस समय उनका धारावाहिक एयर में आ गया था और ये पटना दूरदर्शन से बड़ा चर्चित धारावाहिक था। तो उन्होंने कहा कि आपके सारे कलाकारों को मैं अपने धारावाहिक में लेना चाहता हूँ और आप मेरे धारावाहिक की कहानी लिखिए। तो पिछली धारावाहिक को उन्होंने मुझे लैब में बैठाकर सुनाया, दिखाया, उसका जो कैसेट होता है उस पर, और उसी के हिसाब से आगे के कई एपिसोड हमने लिखा, 30 या 33 ऐसे कुछ याद पड़ता है। जब तक धारावाहिक पटना से एयर होता रहा मैं लिखता रहा। प्रत्येक रविवार को वो धारावाहिक आता था और मज़े की बात रही कि ये प्रधान के पोखरा में जितने कलाकार काम किए थे सारे कलाकारों को उन्होंने अपने धारावाहिक में काम भी दिया, उचित मेहनताना भी दिया। इस तरीके से कलाकार